नमस्कार, खास मेहमान में आपका स्वागत है। नवी मुंबई में महायुति एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा जोर से उभरी थी, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस आए, कैंडिडेट्स जिस तरह से फाइनलाइज हुए, काफी नाराजगी दिखाई थी और सबसे ज्यादा शिवसेना में। और इसमें जब शिवसेना के खुद नवी मुंबई के चीफ नाराज होते हैं तो नेचुरल है कि बहुत बड़ा एक टर्मोइल हो जाएगा, और वही हुआ है एरोली में, जहां पे ऐसा लग रहा था कि महायुति के लिए केक वॉक होगा। गणेश नायक को बीजेपी से टिकट मिला, लेकिन अचानक विजय चौगले ने अपना नामांकन भर दिया, जो कि वो कह रहे थे, बट बहुत कम लग रहा था कि शायद करेंगे, लेकिन एक्चुअली कर दिया। और आज वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं गणेश नायक को चुनौती देते हुए। बहुत बहुत स्वागत आपका चौगले साहब। ये 5 साल पहले जो विजय चौगले खुद जाकर युति का धर्म निभाते हुए गणेश नायक के साथ मिलते हैं, कैंपेन करते हैं, आज वही चौगले के अगेंस्ट में लड़ रहा है। नहीं, देखो, उस टाइम भी मेरे को तब युति धर्म था, तभी भी मेरे को हमारे नेता तभी के एकनाथ शिंदे साहब थे, हमारे तब सीएम फडणवीस साहब थे। उन्होंने कहा भाई तुम जाके उनको मदद करो, उनके साथ में रहो। मैंने सब रुसवा सब छोड़ के मैं उनके साथ में गया, फॉर्म भरने को गया, ईमानदारी से उनका पूरा काम किया। मगर जो इनका जो व्यवहार था, वो व्यवहार बहुत गलत था। हमारे साथ में जो उन्होंने जो हमें जो तकलीफें दी 5 सालों में, वो बहुत बड़ी तकलीफें थी, और ये तकलीफें हम लोग सहन करते रहे, तो भी हम युति धर्म निभाने का, इसलिए हम चुपचाप बैठ के काम करते चले। मगर अभी वो क्या बोलते हो, हमारे मराठी में माने तो नाकापर्यंत पानी आ, अभी वो पोजीशन आ गई, तो हमें भी कुछ हमारा हलचल करना पड़ा। आपके डिफरेंसेस तो उनके साथ पहले से भी थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो 5 साल में कि आपको उनके अगेंस्ट में खड़ा रहना पड़ा? देखो, 5 साल में क्या हुआ, उनके अगेंस्ट खड़ा रहना पड़ा, उनके अगेंस्ट खड़ा रहना पड़ा, ये मेरी मजबूरी थी। और मजबूरी ये थी कि इन्होंने जो हमारे लोगों को तो तकलीफें दी, जो हमारे लोगों को, हर एक लोगों को, हमारे MIDC के प्लॉट के ऊपर आते, ये करो, वो करो, APL डालो, वो डालो, वो तो उनके पहले से पुरानी और गंदी आदत है। किसी को हाथ में पकड़ो, किसी औरत को हाथ में पकड़ो, किसी लड़के को हाथ में पकड़ो, और उनके कंधे पे बंदूक रख के पर हमारे पे चलाने को देते। ये इनका बहुत तकलीफ है। आज तक तो मेरे साथ हुआ तो मैं चुपचाप बैठा था, मगर आज वो मेरे लड़के तक आ गए, तो उसके बारे में तो कोई भी बाप चुप नहीं बैठेगा। वही विजय, मेरा नाम विजय चौगले, पूरे दाव पे लगा दूंगा मैं, मेरे बच्चे तक कोई पहुंचेगा तो। ये मेरा ये था, इसलिए मैं पहले से खफा था कि इनका व्यवहार बराबर नहीं। ये इलेक्शन तो महायुति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद पार्टी का प्रेशर आएगा और आप विड्रॉ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे को पार्टी का तो बहुत बड़ा प्रेशर था। नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं था मेरे पार्टी को, मेरे को बहुत बड़ा प्रेशर था। मगर इनका जो चलन इनका जो चल रहा था, वो हमें बहुत सहन नहीं हुआ। आज तुम उनको समझो युति से फॉर्म भर रहे हो, तो सभी हमारे कॉर्पोरेटर को फोन करो, उनको रिक्वेस्ट करो। नहीं रिक्वेस्ट करना आता है तो बताओ बाबा, दूसरे को भेज दो, तुम जाओ। मगर वो कोई नहीं, कुछ नहीं किया। हमारे मनोज यादव को फोन किया, मेरी तो बात ही छोड़ दो, किसी को कोई कॉल नहीं, तो फिर क्या कर। मतलब ये टिकट अनाउंसमेंट के बाद भी या आपके नॉमिनेशन के बाद भी कोई कॉन्वर्सेशन, कोई इंटरेक्शन? नहीं, वो तो पहले तो हो गया, फिर बाद में फॉर्म भरने के बाद में भी जा रहे तो हो दे, चालू दे, बगो तो काय कर, तो ये ऐसे वलगना उनकी चलते रही। आपकी जरूरत नहीं है उनको किसी की जरूरत नहीं, इनको नवी मुंबई की भी जरूरत है। नवी मुंबई नागरिक को भी वो गरीब धर के चलते हैं। यहाँ के भी लोग क्या अपने कमाते खाते, उनसे किसी से लेना देना नहीं रहता है। ये
नई मुंबई के नागरिक को गुरी धर के चलते, और ये गुरी धर के चलना उनका ये है। कोई बड़ा होता होगा तो उसको तकलीफें कैसे देना उनका ये चलता है। ये सब रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन में पैसे कमाने के लिए ये सब उनके नाटकबाजी चले। आप मैदान में तो आप आ ही गए, ये चुनौती किस तरह से देखते हैं आप? देखो, अभी हमें तो जनता जनार्दन परमेश्वर है, वो वोटिंग करने वाले, वो किसके पीछे खड़ा रहेगी, वो परमेश्वर उनके साथ में रहे। सपोर्ट आप कहाँ से देखते हैं? अब यहाँ पे शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ऐसे में आपका भी काफी इन्फ्लुएंस इस एरिया में है, तो सपोर्ट आप कहाँ कहाँ से देखते हैं? क्या बाकी पार्टी से भी सपोर्ट मिलेगा? देखो, मैं किसी के पार्टी के ऊपर निर्भर रख के नहीं चलता, मैं मेरी शिवसेना पार्टी के ऊपर भरोसे के ऊपर मैं चल रहा हूँ। और मेरे को क्या, जो करे वो करे, और आखिर में पार्टी का तो नाम रहता है, वोटिंग करने वाले तो जनता जनार्दन रहती है, उनके ऊपर मेरा भरोसा है और उनके मैं साथ। आपकी खुद की पार्टी से किस तरह से सपोर्ट है? देखो, मेरे पार्टी के कॉर्पोरेटर है, मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज तक तो जुड़े हुए, कल का कहने बोल नहीं सकता हूँ। क्या आपको लगता है ये एक रिस्क है, या आपको लग रहा है कि जीत भी दिख रही है आपको? देखो, मैं तो हर टाइम की तरह मैं इस टाइम भी मैं लड़ रहा हूँ। हार और जीत को मैं देखता नहीं हूँ। मेरे को मालूम है जो अपने को अचीवमेंट मिलेगा वो उसके ऊपर अपन आगे बढ़ते जाने का। पहले भी आप लड़े हैं और बहुत क्लोज मार्जिन से हार हुई थी, पहले में और अब में क्या फर्क है? देखो, पहले इसमें मेरे पास एबी फॉर्म था, अब इस टाइम मेरे को एबी फॉर्म नहीं। अभी मेरे को प्रेशर कुकर लेना पड़ा, अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, उसके ऊपर मैं लड़ रहा हूँ। ओवरऑल जिस तरह से आप अब लड़ने के कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति है, क्या प्लानिंग है? देखो, मैं तो कुछ प्लानिंग नहीं करता। जो भी कुछ होता है वो सब मेरे कार्यकर्ता करते हैं, सब नगर से उपलब्ध करते हैं। मैं तो चुपचाप बैठ के मैं मेरा प्रचार प्रचार, इधर जाना है उधर जाना है, घूमता हूँ, यही करता हूँ। यहाँ पे जो मास बेस है उसमें आपका काफी सपोर्ट रहा है। सालों से हम देखते आए जिस तरह से आपने झोपड़पट्टी में जिस तरह से काम भी किया है, एकदम स्मार्ट रीजन बना रहे हैं, ये सब जनता आपके साथ है, आपको लगती है? देखो, हम सब जनता हमको चुन के देती है तो उनके पीछे खड़ा रहना इस हर एक एमएलए का कर्ज होता है, फर्ज होता है। आज मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा, आज भी मेरे झोपड़पट्टी वार्ड में आज भी 2-2 दिन 3-3 दिन पानी नहीं मिलता है। आज भी कॉलोनी के अंदर 2-2 दिन 3-3 दिन पानी नहीं मिलता है। मैं कोपरखैरना में था, कोपरखैरना के भी लोग कह रहे कि हमको पानी नहीं मिलता है। तो ये इतने बड़े करोड़ों रुपए ये लोग पैसे पानी के ऊपर खर्चा करते हैं, तो ये तकलीफें क्यों आती? नवी मुंबई को बहुत स्मार्ट सिटी माना जाता है, फिर भी इश्यूज दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी भैया, मेरे को कभी कभी मेरे को बहुत तकलीफ होती है। मैं जब कॉर्पोरेशन में अभी मैं 5 साल ऑपरेशन ले रहा था, सिर्फ पाम बीच देख के स्मार्ट सिटी का अवार्ड इनको दिया जाता है, ये मैं बोल रहा हूँ। तुम गांव गांवठान देखो, झोपड़पट्टी देखो, किधर क्या सुविधा है तुम्हारी? ये सिर्फ वो क्या लाली पाउडर लगा के बख्शिश ले रहे हैं, वैसा ये हमारी पोजीशन है। ठीक है, हमको गर्व है कि हमारे शहर का नाम होता है, ये होता है, मगर जिस ढंग से आप अवार्ड लेते हो इतने साल से, तो उस ढंग से गांव गांवठान का पहले विकास करना चाहिए, उनके बाजू में रहने वाले लोगों का विकास करना चाहिए। आज तक उसका कुछ भी नहीं। क्या कारण लग रहा है आपको? क्योंकि फंड्स की तो कमी है नहीं नवी मुंबई में। देखो, फंड्स की कमी नहीं, फंड्स की तो कमी नहीं है, मगर वो क्या बोलता है कि एक ही दफे काम हो जाएगा तो आगे इनको कोई पूछेगा नहीं, आगे इनको कोई किसी का ये नहीं मिलेगा। नई मुंबई का भ्रष्टाचार का स्तर बहुत कम नहीं, बहुत ऊंचा है। मैं कभी पोल खोल के बोलूँ ना तो आपको भी लगेगा यार, इतना परसेंटेज इसमें चलता है, और क्या बोल। आप ये कह रहे हैं, लेकिन सामने से इनका यहाँ पे भी ये आरोप लगा है कि सीएम शिंदे के अगेंस्ट में भी काफी एलिगेशंस लगाते हैं, और नवी मुंबई की सिर्फ लूट हो रही है जब से ये गवर्नमेंट आई है। इसको आप किस तरह से देखो, शिंदे साहब आए तब से सबका भला हुआ है,
नवी मुंबई के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट लाए। शिवाजी महाराज का स्मारक बन रहा है, एक जगह आनंद के साहब का स्मारक बन रहा है गंचोली के अंदर। नवी मुंबई में शिवाजी चौक के अंदर बाला साहब का पूर्णाकृति पुतला बिठा रहा है। ये मैंने लाए ना प्रोजेक्ट। आज यहाँ पे सीएम शिंदे साहब थे, इसलिए बहुत सा फंड मिला। यहाँ का कुछ फंड की कमी नहीं रही। इनकी क्या आदत है, खुद तो कुछ करने में दूसरे के ऊपर उंगली दिखाने की, इनकी तो आदत ही पड़ी हुई। आप पानी का कह रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि नवी मुंबई का पानी थाना और बाकी एरियाज में तो शिफ्ट किया नवी मुंबई जाता का है। मोरबी डैम का पानी किधर नहीं जाता? बारहवीं डैम का पानी वो थाना में दे रहा है। बारहवीं डैम का जो हमको स्टॉक है उसका पानी दे रहा है, मगर मोरबी डैम तो है ना खुद का। फिर खुद का डैम होते फिर क्यों पानी की तकलीफ है? पानी का टेंशन क्यों है? ये लोग बड़े बड़े बातें करते हैं मगर कुछ पेपर पे तो कुछ नहीं दिखता। आपके हिसाब से ओवरऑल क्या इश्यूज है जिस पे आप काम करना चाहें? देखो, मेरा पहला इश्यू है गाँव वाटर। गाँव वाटर शेकुर कर। आज आपने मालूम है कि 12.5% के लिए आज शेतकरी लोगों के लिए अभी नया जीआर आ रहा है। वो तो अच्छा हो गया सब गाँव वाटर के लिए। मेरा ये मकसद है कि झोपड़पट्टी में सुधारना लाना, बड़े से बड़े घर उनको दिलवाना, क्लस्टर लागू करके उनको बड़े से बड़े घर कैसे दे सकते हैं, 500, 550, 600 के ऊपर इनको जगह कैसे मिल सकते हैं, 2 बेड का इनको कैसे रूम मिल सकता है, उसके ऊपर मेरा फोकस है। एक आधी बड़ी जगह लेके 1 रूफ के अंदर पूरा एक खेलों के लिए बच्चों के लिए, अभी घंसोली के इधर जगह है, 100 एकड़ जगह है वहां पे, तो वहां पे उधर एक स्टेडियम बना के सब नई मुंबई के बच्चों के लिए प्रोत्साहित करना खेलों के लिए, वो एक करने का मेरा इरादा है। और सबसे बड़ा मेरा इरादा तो यही है कि संविधान भवन बनाना, एक बड़ा संविधान भवन बनाना कि ये एमएमआर एरिया में ऐसा नहीं है, वैसा एक अच्छा आर्किटेक्ट को मिलकर संविधान भवन बनाना और एक छत्रपति भवन बनाना, छत्रपति शिवाजी महाराज एक भवन बनाना, एक मेरे ऐसे दिमाग में है। ये जो एरिया है यहाँ पे इंडस्ट्री, जो आईटी इंडस्ट्री खासतौर से बहुत बड़े उस पे आ रही है, डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी तैयारियां हैं? देखो, आज आयरोली डिगा के अंदर पूरा डेटा सेंटर, इतने डेटा सेंटर है, लेकिन मेरे ख्याल से मुंबई के अंदर सबसे बड़ा डेटा सेंटर आज आयरोली डिगा, और यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आजू बाजू का परिसर भी उतना वैसे ढंग से आना चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो इसके लिए किस तरह के प्रयास आपको लग रहा है कि और क्या जरूरी है एरोली में? अभी आयरोली में तो बहुत सारे जरूरी है, अभी इतना बड़ा डेटा सेंटर आया है तो डेटा सेंटर के हिसाब से आजू बाजू की झोपड़पट्टी के मैंने कहा वैसे सुधारना होना चाहिए, उधर नया फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड कंपनी, इतनी बड़ी स्टैंडर्ड कंपनी, वहां पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल बनाया जा रहा है। मेरा तो कहना था कि वो जगह जब एमआईडीसी उनको परमिशन दे रही थी, 1 रुपए से ली हुई जमीन आज 1 करोड़ों के भाव में बेचा गया, उसके करोड़ों के 400, 500, 1000 पट के रेट से ज्यादा रेट से इन्होंने आज ये जमीनें बेची है। तो मेरा कहना तो ये था कि ये जमीन बेच रहे थे तो भाई हमारे एक एमएलए करके उनका फर्ज था कि इधर जिनकी जमीन थी उनको उनको भी कुछ तो भी मुआवजा मिलना चाहिए, वैसा कुछ ना कुछ तो एक एक्ट लाना चाहिए था। हम चुन के आने के बाद वही करेंगे। ये जो बड़े बड़े रेसिडेंशियल और कमर्शियल बन रहा है, जो बेच रहा है, एमआईडीसी उसके ऊपर कुछ सेस ले रही है, टैक्सेस भी उस पर लगा था, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे लगा। तो ये जमीन किसकी थी? आज वो जमीन को तुमने लिया था, कौन से प्रायोरिटी पे लिया था? हम आपकी जमीन ले रहे, अपने बाल बच्चों के लिए नौकरी दे रहे, मगर आज के तारीख में एक भी बाल बच्चा अभी जमीन बेचने के बाद में कोई भी बाल बच्चों को यहाँ पे कोई नौकरी नहीं दे रहे। तो ये प्रायोरिटी वहां पे रखना चाहिए था, वो नहीं रखते। तो आप जिनकी जमीन लिए उनको कहे तो मुआवजा देना चाहिए। इंडस्ट्रियल बना रहे, आप छोटे छोटे रेसिडेंशियल बना रहे तो उनको एक हाथ गाला देना चाहिए था, क्योंकि वो जो गांव वाले उनका गुजारा हो गया।
मगर ये प्रकल्पग्रस्त के बारे में कभी इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। अभी उनको क्या रहता है, उधर आएगा तो हमको सब मिलेगा। आज वही कर रहे हैं, वही उधर सब उनका मेंटेन, उधर धंधा पानी सब यही संभाल रहे हैं, मगर जिनकी जमीन गई उनको कुछ भी नहीं। ये जो मुद्दे हैं प्रकल्पग्रस्तों के या फ्री होल्ड भी एक बड़ा इशू है। जब इलेक्शन आते हैं तब बार बार आता है, भी आपकी भी गवर्नमेंट थी, आया कि भाई जीआर हो रहा है, कैबिनेट डिसीजन हो गया है, बट ये एक्चुअल कब अभी तो हमने तो करवा दिया है ना। अभी तो कैबिनेट डिसीजन आके 12.5% का दर्जेपोटी का सब विषय आया ना, क्लियर हो गया ना। अभी आप अपने ढंग से आप करो। अभी इम्प्लीमेंटेशन कब होता है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे बातें देखो, होती है। जीआर तो निकला, सब हो गया। अभी इम्प्लीमेंटेशन जब होएगा, जब आप 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जगह इकट्ठा करेंगे, क्लस्टर करेंगे, तब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। नहीं तो वो होएगा कैसा। और एक और चौगले साहब के, पार्टी जो आइडियोलॉजीज थी, क्या वो अब खत्म हो गई कि कभी कोई एक पार्टी में है, कभी कोई दूसरे पार्टी में है, फैमिली में अलग अलग पार्टी में है? ये जनता किस तरह से देखे इसको? अभी आप ही समझना चाहिए। देखो, एक कमल से खड़े हैं तो एक तुतारी पे से खड़े हैं। ये कौन सी राजनीति है? ये तो आशिया खंड में पहली राजनीति आ गई हो कि इस ढंग से राजनीति कर रहे। पब्लिक किस तरह से देखे इसको? पब्लिक कंफ्यूजन। आज पब्लिक द्विधा मनस्थिति में कि आप जू में जाए तो कमल, जू का देवी का मंदिर क्रॉस करे तो झट से तुतारी। तो मैं बात करती हूँ, आप भी प्रचार करने को जाएंगे तो कैसे करें क्या मालूम। मेरे को तो लगता है आप प्रचार करेंगे बेलापुर से, तो आप इधर कमल को, इधर के पार्टी को आप गाली नहीं दे सकते। गाली तो नहीं देते, मगर अपोज में कुछ बात ही नहीं कर सकते पार्टी के खिलाफ। और इधर वाला उधर के पार्टी के खिलाफ नहीं बात कर सकते, कैंडिडेट के बात कर सकते हैं। ये सब मिली जुली भगत है, लोगों को गुमराह करने का। ये मगर आज के तारीख में लोग बहुत शाने हैं। लोगों को क्या मालूम है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में कैंपेन पे अगर हम आए तो जैसा कि आपने पहले भी कहा कि जब इलेक्शंस आते हैं तो विजय चौगले के ऊपर 10 केसेस भी और हो जाते हैं, नए नए एलिगेशंस आ जाते हैं। ये सब फिर आप देख रहे हैं। एलिगेशन तो आया था, मगर उसमें से हम बच गए। वो तो मेरे बच्चे पे भी तो आया था और मेरे पे भी आया। बहुत ये लोग होते नेरेटिव। अभी भी इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के लास्ट डेट तक ये लोग क्या करेंगे मैं कुछ बता नहीं सकता। नेरेटिव करने का ये करेंगे, मार्क्स फोटो लगा के फोटो पब्लिश करेंगे, बहुत कुछ ये लोग करने वाले। मेरे को मालूम है करने वाले, तकलीफ देने वाले, मगर उनके बाप से डरने वाला मैं नहीं। जो है चला है। विजय चौगले एकदम ठाम लास्ट तक लड़ते रहे। मेरा लड़ने की भूमिका ये है, मैं पहले से लड़ते ही आ रहा हूँ। आज बचपन से आज तक तो मैं लड़ते ही आ रहा हूँ और लड़ते रहूंगा। अच्छे काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेगा तो बुरा फल मिलेगा। तो ओवरऑल जैसा है कि अब एरोली में आपका काफी इन्फ्लुएंस रहा है, वडार समाज को भी आप काफी लीड कर रहे हैं, तो विजय चौगले एक सिर्फ लोकल लीडर बन के नहीं रहे हैं, काफी इमर्ज किए आपने ओवरऑल लीडरशिप। देखो जेडी जी, मैं चाहो तो मैं एक पार्टी भी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। उतना समाज मेरे पीछे है, उतना सा रजिस्ट्रेशन करके मैं मेरे 10-12 तालुके थे में तो मैं मेरे आदमी खड़ा कर सकता हूँ। उतने मेरी ताकत है, मगर अभी तक मैंने वो यूज नहीं किया। मगर अगले इलेक्शन में तो वो ताकत मैं यूज करूंगा। वो काफी भारी स्टेटमेंट है चौगले साहब। तो फाइनली इलेक्शंस नजदीक है, विजय चौगले को क्यों सपोर्ट कर? लोगों को मालूम है विजय चौगुले काम करने वाला आदमी। विजय चौगुले का कभी रात में, कभी 12 रात भर में कभी फोन करो तो विजय चौगुले उठाने वाला आदमी। दूसरे के माफी फोन उनका, वो किसी जनता से पूछो इनका फोन नंबर मालूम है क्या, ये कोई बताएगा नहीं। रात में पुलिस स्टेशन रहे, रात में हॉस्पिटल रहे, रात में किसी को कुछ भी तकलीफ है तो विजय चौगुले दौड़ने वाला आदमी। और मैं सबके काम में आने वाला आदमी। इसलिए वो लोग, मेरा कहना, आप मेरे को ताकत दे और मेरे को मतदान करके मेरे को चुन के लाए। हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे व्यूअर्स का कहना यही है कि मैं कष्ट करने वाला आदमी, मैं जनता को मिलने वाला आदमी, सर्वसामान्य का काम करने वाला आदमी। और मेरी कृपा है लोगों से कि आप मुझे चुन के दे दो। चुन के देने के बाद आप देखो मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चौगले साहब। ये थे विजय चौगले, जो
एक फाइटर की तरह हमेशा रहे हैं और फिर एक बार मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उनको शुभकामनाएं हैं। खास मेहमान में इस बार इतना ही, अगली बार नए मेहमान के साथ। नमस्कार।